अगेन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल के बारे में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है केल्विन स्केल का रचना हुआ, किस प्रकार से इसको खोजा गया, क्यों इसको बनाया गया, ठीक है, किस प्रकार से सिर्फ एक ही रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन देखने वाले हैं जो केल्विन ने किया था। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कार्नोट प्रिंसिपल को देखा था, उसका हम लोगों ने प्रूफ देखा था। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे जाकर जरूर से चेक कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं रविंद्र कुमार जाट और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज ए सिजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई। तो हमने एक सिस्टम लिया है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 है, ठीक है। बीच में T2 है और इंटरमीडिएट टेम्परेचर और नीचे टेम्परेचर T3 है। इसके बीच दो कार्नोट साइकिल चल रहे हैं और दोनों कार्नोट साइकिल जो चल रहे हैं वो आपका सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में किस प्रकार से कनेक्टेड है भाई, तो ये टेम्परेचर T1 जो है वो हायर टेम्परेचर है, इससे Q1 हीट को लिया जा रहा है और उस हीट को लेकर एक इंजन E1 में चला रहा हूँ जिससे वो W1 बर्डन करके हमको दे रहा है। लेकिन कुछ हीट ये रिलीज भी करेगा, जो हीट जो रिलीज कर रहा है उसको हम QT बोल रहे हैं, और ये जो जिस टेम्परेचर पर रिलीज कर रहा है वो है T2, ठीक है। जो हीट रिलीज इसने T2 पर किया है उसी रिलीज हीट से एक और सेकेंडरी इंजन कार्नोट इंजन E2 हमने चलाया है जिससे बर्डन हमको मिला है W2, ठीक है। और ये भी कुछ हीट रिलीज करेगा इन्वायरमेंट में जिसको हम लोग कह रहे हैं Q3, ठीक है। और ये टेम्परेचर T3 पे रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये पूरे को आप लोग पहले बनाइए कॉपी पे, उसके बाद समझिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, तो ये हमारा अजम्पशन था। अजम्पशन से हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी क्या आता है भाई, तो इफिशियंसी होता है बर्डन, टोटल बर्डन कितना हुआ है। अगर टोटल इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी कैसे डिफाइन करते हैं भाई, तो सिस्टम से हमें टोटल बर्डन कितना मिला है और हमने कितना टोटल हीट सिस्टम को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने तो एक ही हीट दिया है, ये Q1 हीट ही दिया, और बदले में हमको कितना काम मिला है, तो W1 यहाँ से मिला है और W2 यहाँ से मिला है। तो अगर हम टोटल इफिशियंसी निकालें, नेट इफिशियंसी निकालें पूरे सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम हमारा है, इसको हम लोग इंजन नंबर 3 बोल रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंजन नंबर 3, ये जो पूरा सिस्टम मिलके हमारा एक इंजन बना है उसको हमने इंजन नंबर 3 बोला है। और इसका इफिशियंसी कैसे निकलेगा भाई, तो इसका इफिशियंसी जब निकालेंगे तो टोटल बर्डन दो, और टोटल बर्डन इस सिस्टम कितना करके दिया है, तो W1 यहाँ से दिया है और W2 यहाँ से दिया है। तो टोटल वर्क को हम जोड़ेंगे और टोटल हीट इस सिस्टम को मैंने कितना दिया है, तो वो है Q1। तो ये टोटल बर्डन के निकल के आया है, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। डिवाइड में कैसे डिवाइड होगा भाई, तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा, तो आपने इसको कितना हीट दिया था भाई, तो Q1 दिया था, ठीक है। इससे बर्डन निकल के आया W1 प्लस W2 और एक एनर्जी दिया है ये Q3, ठीक है। हमने सिस्टम को कितना दिया है, Q1 एनर्जी दिया है, और इसी से उसने W1 वर्क किया है, W2 भी वर्क किया और एक और दिया है Q3। भाई सिस्टम अगर कोई इसी प्रकार का एनर्जी का सेविंग नहीं कर रहा है, स्टोर करके नहीं रख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि W1 प्लस W2 जो होगा वो आएगा Q1 माइनस Q3, ठीक है। अब इसका हम लोग उपयोग इस फॉर्मूले में करेंगे। W1 प्लस W2 की जगह पे क्या लिख देंगे भाई, तो Q1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। Q1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। तो इस प्रकार से इफिशियंसी का जो फॉर्मूला बन के आया है वो ये वाला बन के आया है, ठीक है। ये हम लोग पहले ही बना चुके हैं, कई बार बनाया हम लोगों ने। कार्नोट प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा वो भी निकाला था कि इफिशियंसी यही होता है, कितना ही 1 माइनस कितना हीट उसने रिजेक्ट किया और कितना हीट हमने दिया उन्हें, ठीक है। इससे किसी भी रिवर्सिबल इंजन का हम लोग, रिवर्सिबल का किसी भी इंजन का हम इफिशियंसी निकालते हैं, चाहे वो कोई भी कैसा भी इंजन हो, उसकी इफिशियंसी निकालना है तो इसी प्रकार से निकालेंगे। ये जनरल डेफिनेशन इफिशियंसी का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वक्त हम लोग दिमाग लगाएंगे। मैंने कहा कि देखो E1 जो है आपका है, जो इंजन है वो एक रिवर्सिबल इंजन है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। E2 जी इंजन चूंकि हमने लगाया है, इसको भी हमने कहा रिवर्सिबल इंजन। इस प्रकार से जो टोटल दोनों को मिलकर एक इंजन बन के आया है, वो भी जो इंजन होगा वो भी रिवर्सिबल इंजन होगा, क्योंकि भैया ना यहाँ पे कोई एनर्जी एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, ना ही यहाँ पे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरे सिस्टम में कहीं भी एंट्रोपी जनरेशन नहीं हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल इंजन होगा, ठीक है।
अब मैं जिस प्रकार से 3 का पूरे सिस्टम का मैंने आपको इफिशिएंसी निकाल के दिखाया था, उसी प्रकार से मैं इफिशिएंसी निकाल के दिखाऊँ किसका भाई, तो इसका। ठीक है, तो देखो ये चीज़ देख सकते हो कि इसका जो इंजन E1 है इसकी इफिशिएंसी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो तुम प्रोवाइड क्या कर रहे हो, तुम प्रोवाइड कर रहे हो कि वह T1 टेम्परेचर दे रहे हो जिससे उसको हीट मिल रहा है, और T2 टेम्परेचर जहाँ पर वह हीट जनरेट कर रहा है। तो कहा कि भैया कि ये जो डिपेंड करेगा, यानी भाई कोई भी रिवर्सिबल इंजन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसकी इफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर लिमिट पे। ये मैंने पिछले कार्नोट प्रिंसिपल में ही बताया था आप लोगों को कि किसी भी रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी सिर्फ उसके टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है कि किन टेम्परेचर लिमिट के बीच वो वर्क कर रहा है। तो मैंने कहा कि इफिशिएंसी अगर ऐसी बात है तो इसका जो इफिशिएंसी है एक का, वो सिर्फ फंक्शन होगा किसका भाई, तो T1 और T2 का, क्योंकि कार्नोट ने ऐसा कहा है कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है इफिशिएंसी किसका फंक्शन होने वाला है, T1 एंड T2 का। ठीक है, और इफिशिएंसी को हम लिखेंगे कैसे, तो इफिशिएंसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है, जिस प्रकार से ये लिखा है हम लोगों ने कार्नोट प्रिंसिपल में, कार्नोट साइकिल में मैंने दिखाया था, इस प्रकार से इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये भी जो होगा फंक्शन होगा किसका भाई, तो ये भी होगा T1 और T2 का टेम्परेचर का, जिसके बीच ये काम कर रहा है। पहला इंजन जिसके बीच काम कर रहा है उसी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। अब यहाँ से एक को हम इधर ले जाके घटा सकते हैं। ठीक है, तब भी उसको फंक्शन है बोलेंगे, एक के जुटने घटने से कोई फंक्शन बदलता थोड़ा ना है। जैसे यहाँ पे देख लो कि f(x)² अगर x का फंक्शन है तो 1 माइनस x² भी x का ही फंक्शन होगा। हाँ, फंक्शन का नाम बदल जाएगा पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे भी हम लोगों ने फंक्शन का कौन सा नाम कुछ विशेष दिया है, कौन सा यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन अलग होगा, ये फंक्शन अलग होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो T1 और T2 का ही फंक्शन रहेगा। अब इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग फिर से काम करते हैं। अब हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, तो कह रहा है कि भैया सिमिलरली काम करो इस इंजन 2 पे। ठीक है, तो कह रहा है ये आपको Q3 हीट को रिजेक्ट कर रहा है और Q2 हीट को ले रहा है, Q3 हीट को रिजेक्ट कर रहा है और Q2 हीट को ले रहा है। तो इसकी इफिशिएंसी जो होगा 1 माइनस Q3/Q2, ये भी होगा, वो फंक्शन होगा किसका भाई, तो T2, T3 का, T2 और T3 का फंक्शन होगा। ठीक है, अब ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है कि Q3/Q1 भी फंक्शन होगा टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 का। ठीक है, इसी प्रकार से Q3/Q1 जो फंक्शन होगा वो होगा टेम्परेचर T1 का और टेम्परेचर T3 का। ठीक है, तो इससे आपका इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरा क्या मन किया कि मैंने आपका इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो इधर तो कट के आ जाएगा देखो Q2 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो Q3/Q1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर तो सीधे सीधे ये वाला टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। ठीक है, दोनों में आपको जो LH साइड है वो सेम है। अगर LH साइड सेम है तो उसका RHS साइड भी सेम होगा। ठीक है, तो उसका हमने RHS साइड भी सेम कर दिया है। ठीक है, हमने कहा कि तीसरा और चौथा इक्वेशन का जो है वो ये वाला साइड सेम है तो आपका ये वाला साइड भी इक्वल होगा, तो इसको मैंने इक्वल दे दिया है। अब इसको देखकर बड़ा ख्याल आया यार कि ये टेम्परेचर, ये जो फंक्शन है वो ये जो फंक्शन है वो टेम्परेचर T1 और T2 का है, ये जो फंक्शन है T2 और T3 का है, और ये जो फंक्शन आया है इक्वल करके आया है वो सिर्फ T1 और T3 का है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि T2 कटा होगा, और कटेगा तभी जब ये जो फंक्शन लिखा होगा ये फंक्शन होगा कितना भाई, तो ये होगा T1 का कोई फंक्शन प्लस बटा T2 होगा कुछ, और इनटू T2/T3 होगा, तब नहीं ये दोनों कटा होगा। यानी फंक्शन में जो होगा वो मिश्रित नहीं होगा, सेपरेटेबल होगा, सेपरेट कर सकते हैं उसको, टेम्परेचर T1 को अलग कर सकते हैं, T2 को अलग कर सकते हैं, तभी ना जाके कटेगा। तो इस प्रकार से कट रहा था तो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया और इस प्रकार के साथ जुगाड़ किया गया। ठीक है, तो इससे हमको ज्ञान ये मिला, हमें ज्ञान ये मिला है कि ये जो है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये सीधे सीधे जो है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो अलग अलग फंक्शन T2 और T1 का जो सेपरेट फंक्शन है, यानी कि इसमें जो T1 T2 कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधे सीधे T1 T2 ऊपर होगा और T1 नीचे होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा तो T3 ऊपर होगा, T2 नीचे होगा, तभी ना कटा होगा। ठीक है, और मैं सिर्फ वही नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन होना चाहिए,
फंक्शन भी रहेगा तब भी कट जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई फंक्शन रहा हो, लेकिन सेपरेटेबल फंक्शन है। सेपरेटेबल मतलब T1 को हम अलग कर सकते हैं और T2 को अलग कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को मैंने लिख लिया कि क्या है, तो 5T2 बाई 5T1, ठीक है। और ये तो किसके बराबर था भाई, तो ये बराबर था Q2 बाई Q1 का, इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार। इक्वेशन नंबर 1 आपको पता होगा, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिख लिया भाई, तो ये लिख लिया कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा भाई, तो 5T1 बाई 5T2 इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसको मैं सही कर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फिर से देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इस प्रकार से फंक्शन। तो हम लोगों का जो फंक्शन आया है, ठीक है, तो ये फंक्शन ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, कि 1 इक्वेशन इसमें बदल गया, 2 इक्वेशन इसमें बदल गया, ठीक है। अब इससे क्या ज्ञान मिला, कहा कि देखिए टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर देखो ये फंक्शन टेम्परेचर का आया ना, तो केल्विन साहब ने कहा कि देखो टेम्परेचर है क्या, तो टेम्परेचर किसी लोगों द्वारा माना गया एक स्केल है, ठीक है। जैसे डिग्री सेल्सियस है, एक स्केल है, उसने अपने अनुसार टेम्परेचर को डिफाइन किया है, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट ने अपने अनुसार टेम्परेचर को डिफाइन किया है, तो हम भी टेम्परेचर को अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि देखो मेरा जो टेम्परेचर, यही वाला टेम्परेचर को मैं मानूंगा अपना टेम्परेचर, जिसको हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि हम 5T को हम T बोलेंगे, ठीक है। अरे क्या होगा टेम्परेचर, क्या होगा T+1 ऐसा कुछ होगा, या 2T+1 होगा, कोई फंक्शन है ना होगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, और हम इसको एक और टेम्परेचर फिर से बोल देते हैं क्योंकि टेम्परेचर तो है, तो हम इस टेम्परेचर को इस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं। जो भी रहा होगा वो रहा होगा अपना, ठीक है, हमें क्या टेंशन लेना देना है, ठीक है। और अब तो समझ में आ ही गया होगा कि उन्होंने क्या माना है। उन्होंने माना कि डिग्री सेल्सियस जो होगा टेम्परेचर, उसमें बस 273 जोड़ो और उसको T मानो, T मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, हमारा वाला टेम्परेचर मानो, ये उन्होंने माना था। लेकिन उन्होंने 273 पता नहीं था उनको कि ये मानना है हमको, उन्होंने तो बस डेरिवेशन में बस कह दिया था कि देखिए ये जो 5T है उसको मैं, कोई भी टेम्परेचर का फंक्शन आएगा उसको मैं T मान ले रहा हूँ, ठीक है, और इसी को मैं अपना वाला टेम्परेचर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए उन्होंने पूरा बढ़िया से कहानी समझाया, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों उन्होंने ऐसा माना, ठीक है। ये उसमें दिक्कत आपको हो सकता है। उन्होंने कहा द ओनली रिक्वायरमेंट विद द सेकेंड लॉ प्ले फॉर द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर, देखो रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर एंड फ्रॉम अ रिजर्वायर डिवाइस इज दैट इट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। रेशियो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के बराबर आ रहा है जो हमने डेरिवेशन करके निकाला, ठीक है। तो इससे क्या भी कहा, तो कहता है कि एंड विच दिस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इनफाइनाइट फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कहता है बहुत सारे फंक्शन हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शन बना सकते हैं, एंड चूज इज कंप्लीटली आर्बिट्री, तो उन्होंने अपने मन से कोई भी एक फंक्शन चुन लिया, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। उसी को उन्होंने क्या कहा, तो इसी को केल्विन ने अपना सजेस्ट किया कि कोई भी एक रैंडम चुना है, जिसको मैंने सीधे सीधे कहा सब आसान वाला चुनेंगे, अपने मन से देना है ये कोई फंक्शन, तो उन्होंने 5T को T मान लिया, जिसको उसने कहा कि इसी को आप बोलिए केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। जो जाहिर सी बात डिग्री टेम्परेचर से अलग होगा, जो कि उस पर चल रहा था, प्रचलन में था, या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर उससे अलग होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा जुगाड़ है, तो आप हम बोल सकते हैं कि Q2 बाई Q1 इक्वल टू क्या, T2 बाई T1, ठीक है। यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्होंने बना दिया हीट ट्रांसफर को, जितना हीट लिया है, जितना हीट दिया उसको टेम्परेचर से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया। लेकिन ये वाला टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर नहीं था डिग्री सेल्सियस वाला, ये केल्विन का बनाया हुआ अपना वाला टेम्परेचर था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई इंजन इस प्रकार से काम कर रहा है, TH और TL हीट लिमिट के टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है कोई इंजन, रिवर्सिबल इंजन, ठीक है, जो W वर्क डन दे रहा है, यहाँ से हीट ले रहा है हायर टेम्परेचर से QH और लोअर टेम्परेचर पर रिलीज कर रहा है QL, तो इसके एफिशिएंसी को हम जानते हैं, कोई भी इंजन है उसकी एफिशिएंसी को हम इसी प्रकार से दिखाते हैं 1 माइनस QL बाई QH, ठीक है। लेकिन हम लोग जान चुके हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बात इसको लिख सकते हैं TL बाई TH, ठीक है। यानी जो भी हीट लिया है या दिया है उसको उस वहाँ का जो टेम्परेचर है जिस पर उसने लिया है उसके आप रेशियो के बराबर लिख सकते हैं, यानी हीट ट्रांसफर को उसके टेम्परेचर के रेशियो के बराबर लिख सकते हैं, बशर्ते को टेम्परेचर किस में हो, केल्विन में हो, ठीक है। बाद में जाहिर सी बात है कि केल्विन टेम्परेचर को डिफाइन किया गया, पता लगा कि भाई 273 डिग्री सेल्सियस में जोड़ दोगे तो आपका केल्विन टेम्परेचर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको इंजन का इफिशियंसी निकालना आ गया, लेकिन ध्यान रहे वो कार्नोट इफिशियंसी है तभी हो सकता है जब रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन जो
हीट को लेगा या देगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला आप जानवे करते हो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। ये क्या होता है भाई, तो QL/W। ठीक है, W वर्क डन, कितना हीट तुमने लोअर टेम्परेचर से निकाला और कितना तुम्हें काम करना पड़ा। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं QL/QH - QL। ठीक है, हम जानते हैं कि भैया इसको हमने क्या लिखा, तो इसको लिख लिया हम लोगों ने टेम्परेचर के डिफरेंस के रूप में, हीट के रेशियो के रूप में। मैंने QL से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया इस प्रकार से। और इसको हमने क्या लिख सकते हैं भाई, तो टेम्परेचर के रेशियो के रूप में, तो इसको हमने TH/TL लिख दिया। ठीक है, उसको मैंने सोल्व किया तो ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो आप जो है रिवर्सिबल कोई भी इंजन है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर है, कोई भी रिवर्सिबल है, लेकिन तो और अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में काम कर रहा है तो उसका क्या होगा भाई, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी सेम होगा। अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम करने वाले दो या दो से अधिक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालोगे तो वो सेम आएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सिर्फ आ रहा है। तो सभी जितने भी आप रेफ्रिजरेटर बनाओगे सब में फॉर्मूला यही आएगा और सबका इफिशिएंसी सेम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हीट पंप है आपका, ठीक है, रिवर्सिबल, तो उसका फॉर्मूला ये आएगा TH/TH - TL। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, मज़ा दिलाने वाला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, आंसर मत देखिएगा, सोल्यूशन बस आप क्वेश्चन को देखिए, एक वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। ये टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेल्सियस और ये रिजर्वायर का टेम्परेचर है आपका 227 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से उसने हीट लिया है इतना। ठीक है, कहीं से कोई हीट लिया है, हायर टेम्परेचर से उसने कुछ हीट लिया है और कुछ हीट दिया है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, गड़बड़ ये हो गया कि टेम्परेचर उल्टा नीचे लिखा गया है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये 0.45 Q लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हीट लिया है, जाहिर सी बात है हायर टेम्परेचर से हीट लेगा, क्योंकि हीट इंजन है ये। ठीक है, हीट इंजन है, तो हीट इंजन ने क्या किया हुआ, तो हायर टेम्परेचर से Q हीट लिया है और लोअर टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट रिलीज किया है 0.45 Q। ठीक है, आपको इसकी इफिशिएंसी बतानी है, पटाख से इफिशिएंसी बताइए, बिल्कुल इधर उधर मत देखिए, जस्ट आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका इफिशिएंसी निकाल के दिखाइए। ठीक है, अब आपने क्या किया भाई, तो कुछ बच्चे ने किया होगा लीटा इक्वल टू 1 - 27/327 ये लिख लिया होगा। पहले तो ये नहीं होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में आपको केल्विन में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो केल्विन मैंने कहा था तो तुरंत इसको 273 और 273 जोड़ लिए होगे। ठीक है, फिर से ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो इफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो रिवर्सिबल इंजन के लिए, और ये इंजन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर दे रखा है कि हीट कितना लिया है कितना दिया है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने बताया था यहाँ से हीट जो ले रहा है वो Q ले रहा है, और यहाँ पे हीट जो दे रहा है वो 0.45 Q दे रहा है, तो आपको इफिशिएंसी का फॉर्मूला ये लगाना चाहिए था 1 माइनस, इटा क्या बताया था मैंने, 1 माइनस कितना हीट रिजेक्ट किया, ठीक है, और कितना हीट लिया। ठीक है, तो इस पे आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला जो टेम्परेचर वाला लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगता है जी, तो वो सिर्फ और सिर्फ लगता है जब आपका इंजन रिवर्सिबल हो। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि इंजन रिवर्सिबल है, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाते रहेंगे वही फॉर्मूला हर जगह लगाते रहोगे, अपना भी दिमाग खुला हुआ रखना है। तो यहाँ पे कितना आया भाई, तो आया है आपका 0.55। ठीक है, 0.55 आया है। ठीक है, इफिशिएंसी निकालेंगे तो 55% की इफिशिएंसी आई है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये अगर कार्नोट साइकिल रहता है ये, तो इस प्रकार से हम इफिशिएंसी निकाल सकते थे। ठीक है, ऊपर लोअर टेम्परेचर रहता लेकिन केल्विन में रहता, तो हम लोग 273 जोड़ते हैं, नीचे हायर टेम्परेचर है तो वो आपका केल्विन में रहना चाहिए, तो 327 जो है वो हायर टेम्परेचर है, उसमें 273 जोड़ दीजिए, यहाँ से भी वही निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये जो इफिशिएंसी निकल के यहाँ से आएगा। ठीक है, और वो उस प्रकार से इफिशिएंसी निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन एक कार्नोट साइकिल की इफिशिएंसी है जो कि एक रिवर्सिबल इंजन है। चलिए मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है भाई कि ये जो टेम्परेचर है आपका वो 303 केल्विन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1073। ठीक है, 73 केल्विन का ये टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर है वो 258 केल्विन का टेम्परेचर है। यहाँ से कोई हीट लिया गया है कितना भाई, 1900 जूल का हीट लिया गया है। उस हीट को इस इंजन ने चलाया है। ठीक है, उसने कुछ वर्क प्रोवाइड किया है, कुछ वर्क हमको दिया है, ये इंजन है, वर्क हमको W दिया है, और कुछ हीट को उसने रिलीज किया Q2। ठीक है,
Q2 लिया, और ये जो वर्क डन हमको दिया है उस वर्क डन में से कुछ वर्क डन तो हमको जो मिला है नेट वर्क डन वो 290 तो मिला ही है, बाकी एक्स्ट्रा को हम लोगों ने एक रेफ्रिजरेटर चलाने में इस्तेमाल किया। रेफ्रिजरेटर में हम लोग 258 केल्विन से हम लोग हीट को निकाल रहे हैं, लोअर टेम्परेचर से हीट को निकाल रहे हैं, और ये जो हीट निकाला है वो Q4 है, और यहाँ से हम लोगों ने Q3 जो हीट है उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से W वर्क डन हमको इसको सप्लाई हम लोगों ने किया है। तो आपको जो भी अननोन है उसको निकालना है, जैसे ये Q2 निकालना है, Q3 निकालना है, Q4 निकालना है। ठीक है, और ये सब भी निकाल ही सकते हो तुम लोग, तो ये सारे चीज़ को निकालिए। कैसे निकालना, सारा रिवर्सिबल इंजन है, ये बताया ही जा चुका है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कैसे निकालना है, तो आप क्या निकाल लो, तो इसकी इफिशिएंसी निकाल लीजिए। इफिशिएंसी टेम्परेचर से टेम्परेचर लिमिट दे रखा है, इफिशिएंसी निकल जाएगा, इफिशिएंसी निकल जाएगा तो पता लग जाएगा कितना हीट दिया है तो कितना हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों निकल जाएगा, बर्डन निकल जाएगा, आपका बर्डन निकल जाएगा, तो इतना निकाल चुका है, तो बाकी जो बचा वो रेफ्रिजरेटर को मिल जाएगा। फिर रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी निकाल लीजिए तो बता देगा कितना हीट यहाँ से लेगा और कितना हीट पे ये देगा, क्योंकि हम लोग कितना बर्डन देना पड़ रहा है वो हमको पता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को कीजिए, सोल्व कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक पीवी डायग्राम है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये आपका एक पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार का पीवी डायग्राम है। ठीक है, ये स्टेट 1 है, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से फिर से 1 पे आ गया। सब जगह का आपका टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दे रखा है सभी स्टेट पे। ठीक है, आपको पूछा गया, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को। क्वेश्चन है कि नेट वर्क डन इस साइकिल में कितना हो रहा है, नेट वर्क डन इस साइकिल में कितना हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसको तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो एरिया निकाल के, पर एरिया निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये कर्व्ड है। ठीक है, तो एरिया निकाल, ट्रायंगल तो है नहीं कि निकाल लोगे तुम एरिया। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ इसमें जो टर्म्स है वो मिसिंग हो। सब चीज़ तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था, तो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, पर ऐसा हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग हो। मिसिंग रहेगा तो कैसे बनाएंगे भाई, तो जैसे 1 और 2 इस प्रोसेस में देखो, ये प्रोसेस कैसा है भाई, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर या फिर आपका प्रेशर मिसिंग हो सकता है। एक प्रेशर दिया होता, दूसरा प्रेशर यहाँ पे मिसिंग दे देता। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 1 से 2 के बीच आप इक्वेशन लगाते, आइसोकोरिक है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 T1 बाई P2 T2 आपका इक्वेशन लग जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे P1 आपको दे रखा था P और T1 दे रखा था आपको T। ठीक है, P2 अगर आपको दे रखा होगा या फिर टेम्परेचर दे रखा होगा 3T, T2 के यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा होगा और प्रेशर नहीं पता होगा तो प्रेशर आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, प्रेशर P2 मान के आप लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दूसरे इक्वेशन दूसरे प्रोसेस में देखते हैं, 2 से 3 वाले में, 2 से 3 ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको पता लग ही गया होगा कि कैसा प्रोसेस है। नहीं पता होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा भाई, तो P2 V2 इक्वल टू P3 V3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। इसमें से हो सकता है कुछ गिवन हो, जैसे आपको ये प्रेशर दे रखा हो और ये वाला वॉल्यूम दे रखा हो, पर आपको यहाँ पे प्रेशर दे रखा हो पर यहाँ का वॉल्यूम नहीं दिया हो। प्रेशर तो हमने अभी भी निकाला ही था। ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो या उस फॉर्मूले में रख सकते हो कि भाई 3P ये सब दे रखा है तो 3P इंटू V दे दिया है, P3 नहीं दिया है तो उसको P3 के जगह पे कुछ मत रखो। P3 अगर P दे रखा तो P की जगह पे रख दो, और V3 अगर नहीं दे रखा तो V3 के V3 रख दो, V3 निकल के आ जाएगा 3V। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई, तो उसके बाद हम लोग अगर नेटवर्क निकालना है हम लोगों को, ठीक है, तो इस प्रोसेस में कितना काम हुआ, इस प्रोसेस में कितना काम हुआ, इस प्रोसेस में कितना काम हुआ, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसमें कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बटन 0 हो गया। उसके बाद 2 से 3 क्या है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का हम लोग बटन निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को लगाएं। क्या है बटन निकालने का फॉर्मूला भाई, तो होता है MRT ln V2/V1, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को लगाएं। ठीक है, तो ये लगाया हम लोगों ने फॉर्मूला। ठीक है, इसमें लगाया MR और T टेम्परेचर यहाँ पे कितना है भाई, तो टेम्परेचर इस दौरान जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, 3T यहाँ पे भी और 3T यहाँ पे भी है। तो 3T टेम्परेचर ln वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया भाई, तो 3V हो गया है और पहले V था तो 3V/V हम ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोसेस में बटन निकालना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो P इंटू V। ठीक है, ये फ्लो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो भैया आपको P इंटू डेल्टा V से V के निकालना है आपको। तो V हमने निकाला है यहाँ पे
3 भी और यहाँ पे भी है, तो उसको बस माइनस कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए। अगर वैल्यू आपको दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर नहीं गिवन है तो भैया क्या करोगे, यहीं पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे सकते हो और वैल्यू दे के आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, खासकर मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन बच्चे ने बहुत सारे भेजे थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे तो आप मुझे क्या करिए, बात ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस का। ऐसे तो मैं कहूँगा कि ईएसी का और गेट के क्वेश्चंस आपको बड़ा इजीली बन जाएंगे। ठीक है, आप बनाने को ट्राई कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं तो उसी को लगाइए। ठीक है, इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, जाते जाते मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, वह नोट क्या है भाई। तो कहता है द टेम्परेचर appearing in the expression of second law of thermodynamics are the temperature of working fluid। कहता है कि टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है भाई। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है वर्किंग फ्लूइड का, कि वर्किंग फ्लूइड किस टेम्परेचर को लेकर कौन सा काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आया है ये इसी के एग्जाम में, कि टेम्परेचर जो आपको देखने को मिलता है एक्सप्रेशन में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर होता है। अच्छा, एक बच्चा और इसमें बोल रहा होगा कि सर ये इफिशियंसी जो आया है, जो हम लोगों ने अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस निकाला था मान के इसका, तो ये इफिशियंसी इतना आया था, लेकिन हमने कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी निकाली 0.5 आया है। ठीक है, 0.5 यानी कि 50% आया है, और यहाँ से इफिशियंसी निकाला तो 55% आ रहा है। तो सर ये बताइए कि इफिशियंसी क्या कार्नोट से ज़्यादा कैसे आ गया, कि नहीं कार्नोट से ज़्यादा इफिशियंसी नहीं आ सकती, यानी कि ऐसा कोई हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात ये इम्पॉसिबल है, लिखा हुआ भी है नीचे, आपने गौर नहीं किया होगा कि इम्पॉसिबल है वो। ठीक है, चलिए खैर इस पे आते हैं, इस चीज़ को जल्दी से देख लेते हैं क्या है भाई। तो कहता है दीज एक्सप्रेशंस आर अप्लीकेबल इफ हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन इज आइसोथर्मल। ठीक है, कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये प्रोसेस तभी वैलिड है, तभी सही है जब आपका हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो हो रहा होगा वो आइसोथर्मल होगा। ऐसा नहीं कि हीट ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं और टेम्परेचर बदल रहा है। इसीलिए तो हम लोग जो हीट लेते हैं वो किससे लेते हैं, रिजर्वायर से लेते हैं। रिजर्वायर क्या होता है भाई, तो रिजर्वायर ऐसे चीज़ें होते हैं जिसका टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, तभी जाके इसे फॉर्मूला लगेगा आपको, कि ऐसा नहीं कि हीट लेते जा रहे हो टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, तो फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बातें आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। बाकी मैं सारे फॉर्मूले को यहाँ पे फिर से रिकॉल करा देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी जो होगी वो होगी 1 - TL/TH, जहाँ पे वो TL जो है उसका जो सिंक है उसका टेम्परेचर है, और TH जो है उसका सोर्स जो है उसका टेम्परेचर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा भाई, तो वो होगा TL/TH - TL। ठीक है, अगर हीट पंप रहा रिवर्सिबल उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा भाई, तो वो होगा TH/TH - TL। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का एक रिलेशन भी निकल के आ रहा है कि अगर हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे तो आएगा 1 + कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्या भाई, तो वो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को REF लिखना चाहिए था। ठीक है, और यही बराबर होगा 1/eta हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन का एफिशिएंसी देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं TH - TL/TH। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, तो एक भी पता होगा तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा हो, यानी हीट इंजन भी और हीट पंप भी। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर भी अगर सेम काम करेगा तो उसके बीच भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, सभी सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मुझे लेट भी हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर कुछ पूछना उछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लॉसियस इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी आपके दोस्त यार हैं जो घर पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, खुद से पढ़ लिख रहे हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो लेक्चर जरूर शेयर कीजिए, एकदम बिल्कुल ये टू द पॉइंट। ये सीख जाओ, तो कोई फर्जीवाना नहीं कि हर कोई आया कुछ ना कुछ जानकारी है उसको दे दिया, नहीं, ये जानकारी नहीं है, जानकारी तो है ही, साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टोटल कैप्सूल है। ठीक है,
जो ESC और गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी इस प्रकार का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इससे आएगा, आप लोग देखना, क्वेश्चन बनाना, तो देखेगा कि आपके हू बहू जैसा मैंने एक एक लाइन बोला है वैसे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।